और चलिए देखिए क्लास 10 ये लिखा गया है फिजिक्स। ठीक है, तो कल पढ़ाए थे कि जो है प्रकाश के लक्षण तक पढ़ाए थे। ठीक है, आज पढ़ा रहे प्रकाश का परावर्तन, कि प्रकाश का परावर्तन, कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। चैप्टर का भी नाम यही था, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराता है, कि जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग वापस लौट आता है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, कि जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराता है तो यहाँ से प्रकाश का अधिकांश भाग वापस लौट आता है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का मतलब होता है लौटना। जैसे यहाँ से मान ली कि एक माध्यम यह हो गया, यह माध्यम 1 हो गया, यह माध्यम 2 हो गया, कि जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के यह तल है, इस तल से टकराता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग वापस लौट आता है। नहीं, यहाँ से टकराने के बाद यह वापस लौट आता है, तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कि जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग वापस लौट आता है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के जो होते हैं निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यह हो गई आपतित किरण, यह हो गई परावर्तित किरण और यह हो गया अभिलंब। यह अभिलंब हो गया, यह परावर्तित किरण और यह हो गई आपतित किरण। तो कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इसे जो है परावर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। यह आपतित किरण है, यह जो है यहाँ पे आ रही है और यहाँ से टकरा कर जा रही थी, यह परावर्तित किरण हो गई और इनके दोनों को जो है बराबर भागों में बांट रहा है, यह हो गया अभिलंब। यह आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इसे परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण, जिसे I से प्रदर्शित करते हैं, और परावर्तन कोण, जिसको R से प्रदर्शित करते हैं, ये परस्पर आपस में बराबर होते हैं। अर्थात कोण I बराबर कोण R, कि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R परस्पर आपस में बराबर होते हैं। इसे परावर्तन का दूसरा नियम कहते हैं कि कोण I बराबर कोण R। अब कोई पूछ दे आपतन कोण किसे कहते हैं, तो बताएंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या बोलेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा परावर्तित किरण है, यानी परावर्तन कोण, कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को I से तथा परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। आगे चलते हैं, तो अब दर्पण आता है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, यानी गोलीय दर्पण जो होता है कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है। यानी जो गोलीय दर्पण होता है वह जो कांच होता है अर्थात शीशा होता है, उसका खोखला जो है एक भाग होता है जो कटा हुआ होता है। ठीक है, कि कांच के खोखले गोले भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण जो होते हैं निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा जो होता है वह होता है उत्तल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है
उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? कि अवतल दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग होता है। जैसे मान लीजिए कि एक गोला है कांच का, तो इसके ही भाग को काट देंगे बीच से, तो क्या हो जाएगा, हमारा दर्पण हो जाएगा, अर्थात इसको हटा देंगे। यानी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग होता है जिसके बाहरी सतह पर पालिश या कलई करने से अंदर की सतह चमकीली हो जाती है और वहां से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्योंकि जो कांच होता है वह पारदर्शी पदार्थ होता है, अगर उसको कलई नहीं करेंगे तो वह क्या करेगा, प्रकाश आर पार चला जाएगा, अर्थात परावर्तित नहीं होगा। इसलिए उसके एक तरफ से हम लोग क्या करेंगे, कलई करेंगे। तो यदि कांच में यानी जो खोखला गोले के कटा हुआ भाग है, उस कटे हुए भाग के यदि बाहरी सतह पर पालिश या कलई की जाती है तो जो दर्पण प्राप्त होता है उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। और इसके जो अंदर की सतह है वह चमकीली हो जाती है और वहां से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। ठीक है। दूसरा है उत्तल दर्पण, कि उत्तल दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग होता है जिसके अंदर की सतह पर पालिश या कलई करने से बाहर की सतह चमकीली हो जाती है और वहां से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी अवतल दर्पण में था कि बाहर से कलई की जाती थी और उत्तल दर्पण में अंदर से कलई की जाएगी, यानी जो कटा हुआ भाग है उस कटे हुए भाग के अंदर से कलई की जाती है और उसके बाहर की जो सतह यानी जो उभरी हुई सतह होती है वह उभरी हुई सतह चमकीली हो जाती है और वहां से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। तो इस क्रिया को हम लोग जो है इस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है। यानी हो गया अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है। कोई दिक्कत? दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, कि दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हैं। ठीक है। जैसे पहला होता है उसमें ध्रुव, कि ध्रुव किसे कहते हैं। ठीक है। ये क्या है कि ध्रुव है। ठीक है। कि दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं हैं उसमें क्या है, ध्रुव है। ध्रुव किसे कहते हैं, तो ये दर्पण हो गया। तो कह रहे हैं कि दर्पण के मध्य बिंदु को, यानी जो पहला और अंतिम बिंदु है, इस प्रथम एवं अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होती है, मध्य बिंदु होता है, उस मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। आगे चलेंगे तो दूसरा आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो यह दर्पण है। ठीक है। तो कहेंगे कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जैसे मान लीजिए दर्पण है तो यह एक खोखले गोले का ही भाग है। कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, यह जब गोला बना है तो इसका केंद्र होगा। तो ठीक, तो कह रहा है कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। और वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तीसरा हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। ठीक है। कि वक्रता केंद्र, जैसे यह दर्पण है, इस दर्पण का यह ध्रुव है P और यहाँ पे जो है C इसका वक्रता केंद्र है। तो कह रहे हैं कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात वक्रता त्रिज्या बराबर वक्रता त्रिज्या हो गई R, यानी C और P के बीच की दूरी। अब आगे चलेंगे तो मुख्य अक्ष आता है। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, यह दर्पण हो गया। तो कह रहा है कि दर्पण के ध्रुव
और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। उसके आगे चलेंगे तो आता है फोकस या मुख्य फोकस। कि मुख्य फोकस, मुख्य फोकस किसे कहते हैं? क्या दर्पण हो गया या मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, जैसे यह मुख्य अक्ष है, इसको यहाँ पे ये काट रही है, तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस को कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। आगे चलेंगे तो फोकस दूरी है। फोकस दूरी, फोकस दूरी किसे कहते हैं? इसी फार्मूले पर बताया जा रहा है, इसी फिगर पर। कि मुख्य फोकस तथा ध्रुव, यहाँ पे क्या है इसका ध्रुव है P, तो मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। कि मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। लास्ट एक आता है इसमें फोकस तल, उसे कहते हैं फोकस तल। फोकस तल किसे कहते हैं? क्या दर्पण हो गया या मुख्य अक्ष हो गया या इसका मुख्य फोकस हो गया। तो कह रहे हैं कि मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, अभिलंबवत का मतलब कि ऐसे होगा ऊपर की से नीचे की तरफ। कि मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर, यानी मुख्य अक्ष के अभिलंबवत होगा लेकिन मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। कि मुख्य फोकस के अभिलंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। अब ये नहीं है कि जैसे मुख्य अक्ष के अभिलंबवत यहाँ भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ मुख्य फोकस से होकर यह नहीं गुजरेगा। कहाँ से होकर गुजरना चाहिए? मुख्य फोकस से। कि मुख्य फोकस के अभिलंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। ठीक है।